आँख कान खोल के में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजनीति की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के इस बीच में बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद किस तरीके की बात होगी और वर्तमान में आखिर किन नीतियों को लेकर वो जनता के सामने जा रहे हैं और जनता के सामने उन्होंने वायदे रखे जिससे जनता का समर्थन मिल पाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का क्या कुछ कहना है, हमारी साथी वृषाली कदम ने उनसे बात की। Hello and welcome in this special episode where we have a very special guest. We have Maharashtra's Chief Minister Eknath Shinde with us, who works 24 hours actually. He called himself not as a CM but a common man. सर वेलकम टू न्यूज़ एक्स इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क। थैंक यू सो मच सर हमें वक्त देने के लिए। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप 24 घंटा काम करते हैं, तो इस तरीके का CM महाराष्ट्र को मिला है कि मुझे लगता है कि रात हो दिन हो, जब भी कभी भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि CM एक तो कहीं दौरे पर है या फिर दौरे से निकल रहे हैं, ऐसा आपका पूरा स्केड्यूल होता है। अभी 5वां चरण खत्म हो चुका है, 6ठे चरण वो भी खत्म हो रहा है। ऐसे में अभी थोड़ी सी एक रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि इतनी भागदौड़ आपने की, देश भर में की, वाराणसी तक आप गए, हमने वो एक माहौल देखा। महाराष्ट्र में हर ज़िले में आप जाकर पहुंचे थे प्रचार के लिए। क्या कुछ आपको संभावना दिखाई दे रही है देश भर में जिस तरीके से प्रचार में आप भी जुटे थे उसको लेकर? देखिए, जब मुख्यमंत्री की पद की जिम्मेदारी जब अपने पास होती है तो जो हमारे पास अधिकार होते हैं, अधिकार का इस्तेमाल राज्य के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों को मदद करने के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और इसलिए पूरे 2 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया है वो तो लोगों के सामने है। जो पिछले सरकार में, हालांकि मैं भी था उसमें, लेकिन नेतृत्व करने वाले जो थे उनकी वजह से पूरी तरह कारोबार ठप था, पूरे प्रोजेक्ट बंद थे, पूरा निगेटिविटी थी। आज सरकार बदल गई, सरकार हमने गठित कर दी और पूरे बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। आज देख रहे हैं कि सब जगह मेट्रो का काम शुरू है, कारशेड का काम शुरू है, नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे का काम चालू है, अटल सेतु का उद्घाटन हो गया है, कोस्टल हाईवे खुल गया है। ये जो पॉजिटिविटी जो है ये राज्य में आज दिखाई पड़ रही है। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, जो आज हमारी सरकार ने निर्णय लिए है वो भी लोगों के सामने है। और इसलिए ये चुनाव हम विकास के बलबूते पे लड़ रहे हैं, हम विकास का एजेंडा लेकर चुनाव के सामने जा रहे हैं। और इसलिए हमें पूरी विश्वास भी है और उम्मीद भी है और भरोसा भी है कि महाराष्ट्र से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, 40+ सीटें जीतेंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और देश में भी देखा है, मोदी जी को जो लोग प्यार करते हैं, आज देश में नहीं बल्कि दुनिया में 1 नंबर के पॉपुलैरिटी पे हमारा प्रधानमंत्री है। क्यों? ऐसे ही नहीं होता, एक काम की वजह से होता है। उनका भी काम 24/7 है, 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं। 10 साल में जितना काम किया है कांग्रेस 50-60 साल में नहीं कर पाई है। इसका भी तो फ़ायदा होगा। लोग क्या करते, लोग क्या चाहते? जो काम करने वाले लोग हैं, विकास करने वाले जो लोग हैं, उनका साथ देते हैं लोग। तो निश्चित रूप से फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक करेंगे। आप वाराणसी में भी गए थे, आपने पर्चा दाखिल किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप वहाँ पे मौजूद थे। वो एक माहौल था और मुंबई की जो उनकी रैली रही वो एक माहौल आपने महसूस किया। आपको क्या लगता है कि मुंबई की जो रैली थी उनकी वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है? देखिए, वाराणसी में मैं गया था, वाराणसी के लोगों के चेहरे पे मैंने जो एक्सप्रेशन देखा है वो ऐसे उत्साहित थे, कब वोटिंग करे और मोदी जी को जिताए। और मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नामांकन पत्र दाखिल करने के ऐतिहासिक समय पर मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला। वहाँ और भी आप वहाँ पे सबसे आगे थे। वो आगे, वो मोदी जी की उनका बड़ा दिल है। वो यानी मुझे आपने वहाँ पे भी डंका पिटाया अपना जाकर।
मोदी जी मुझे बुलाते रहते हैं और अ, काम करने वाला कार्यकर्ता उनको पसंद होता है। तो और मुंबई की रैली के बारे में आपने जो बात की है, मुंबई की रैली में पूरी मुंबई जो है वो पूरे इलाके के लोग नीचे उतर गए थे। इतनी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि मोदी जी के प्रति उनके प्रति प्रेम और भावना जो थी वो दिखाई पड़ रही थी। और इसलिए ये मोदी जी क्यों आए, मोदी जी को रोड शो करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने आप पे सवाल भी सरकार पे उठाया कि मोदी जी को सड़क पर लेके आए आप। अरे भाई, मोदी जी महाराष्ट्र को एक प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। कुछ भी कार्यक्रम है, उद्घाटन है तो मोदी जी आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू है और हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वो उनको पसंद है, इसलिए हम जब बुलाते आते हैं। अभी ऐसा कोई नियम कानून है क्या इतनी बार आना चाहिए? उस पर भी विपक्ष ने निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री पूरा जो है लक्ष्य वो महाराष्ट्र पे कर रहे हैं। तो कई बार आते क्यों न करे? प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है, उनके पैरों तले जमीन खिसकती है, उनको लगता है प्रधानमंत्री अभी आ गए, हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसे डरते हैं। और प्रधानमंत्री जी रास्ते पे क्यों आए? लोगों को मिलने के लिए आए। और ये सब विपक्ष वाले लोग हैं ना, उनको हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए आए। उनको रास्ते समझ गए ना, आपने कांग्रेस उनकी जगह दिखाने के लिए आए। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा होगा, उसमें एक बात कही गई है कि जब इसके आगे अगर उनकी सरकार आती है तो कोई डेवलपमेंट वर्क हो, ऐसे में अगर किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देना हो तो वहाँ पे भी मुस्लिम कोटा लागू किया जाएगा। इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात, कोई सपने में भी सोचेगा नहीं कि कांग्रेस आए, क्योंकि ये क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं क्या? शेख चिल्ली की कहानी मालूम है ना। अभी कांग्रेस पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। फारूक अब्दुल्ला बोलता है पाकिस्तान मजबूत है, उसको अनुभव है। या कांग्रेस वाले बोलते हैं ये कसाब की गोली से हेमंत करकरे शहीद नहीं हुए। हेमंत करकरे, साळसकर, कामटे, ओंबळे, इन्होंने मुंबई बचाने के लिए अपना शहादत दी है, उसके ऊपर सवाल उठा रहे। आज उनके मोर्चा में बम विस्फोट वाले आरोपी घूम रहे, उनके मोर्चा में रैली में पाकिस्तान के झंडे फड़क रहे। ऐसे लोग कैसे आ सकते हैं दोबारा? कभी सपने में भी कोई सोच नहीं सकता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में। और ये तो बड़ी बात है, ये तो भलता मतलब कुछ बोल रहे हैं कि इसमें भी कोटा रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिटी को देखेंगे या ये क्वालिटी और मेरिट के ऊपर काम होता है। और इसलिए मैं ये बताऊंगा कि आज देखिए, मोदी जी जो योजना बनाते हैं, हमारे राज्य सरकार की योजना, मोदी जी की पंतप्रधान आवास योजना में मुस्लिम लोग फ़ायदा नहीं उठाते, क्रिश्चियन लोग नहीं उठाते, सिख लोग नहीं उठाते, हिंदू सब उठाते। आयुष्मान भारत में सब उठाते। 80 करोड़ जनता जो है मुफ्त में राशन लेने वाले, उसमें कौन है? मुस्लिम नहीं है। हमारे राज्य सरकार के महात्मा ज्योतिबा फुले 5 लाख की योजना, ये लेक लाड़की लखपति योजना, किसान को 6,000 रुपये देते हैं हम लोग, उसका मुस्लिम नहीं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जो लाभ है, जो लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है, उसमें कोई भी भेदभाव मोदी जी ने भी नहीं किया है और हमारी सरकार ने भी नहीं किया। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ITV नेटवर्क को, न्यूज़ एक्स इंडिया न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया था, उनमें उनका ये साफ कहना था कि पिछले 10 सालों में उन्होंने जो योजनाएं शुरू की उसमें कभी भी किसी ने ये सवाल उनकी नीयत पर नहीं उठाया कि माइनॉरिटीज़ को उन्होंने साइड कर दिया हो। किस तरीके से आप इस बात को तो सही बात है ना, उनको कभी उसमें ये सिर्फ हिंदू को, मेजोरिटी वाले को मिलेगा, ये हिंदू को मिलेगा, ये लाभ, ये फ़ायदा ये मुस्लिम को नहीं मिलेगा, ऐसा किधर कहा है? जितने बेनिफिशियरी है उसमें सभी जाति पाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं। ये सिर्फ कांग्रेस ये आपस में दरार पैदा कर रही है, ये वोट बैंक की राजनीति है। ये गरीब ये मुस्लिम समाज ने भी अलर्ट होना चाहिए। इनको गरीब का गरीब ही रखना चाहती है कांग्रेस बोलती है गरीबी हटाओ। गरीबी हटी क्या? गरीब हट गया, गरीबी नहीं हटी। लेकिन मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया, क्या उसमें मुस्लिम नहीं है क्या? सब है। तो ये सिर्फ वोट बैंक, यूज एंड थ्रो, ये कांग्रेस की नीति है। इसलिए मुस्लिम समाज ने भी इसको समझना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। इस चुनाव में तो अमेठी से भी उनको जाना पड़ा, वहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ पाए राहुल गांधी। और जिस तरीके की भाषा राहुल गांधी हो, फारूक अब्दुल्ला, इनके स्टेटमेंट्स अभी सामने आ रहे हैं, उसको देखकर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? उनको खुद के चुनाव क्षेत्र में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये विश्वास नहीं है। वो देश कैसे चलाएंगे? वो देश कैसे चलाएंगे? वो कहते हैं कि लोगों की प्रॉपर्टी में से आधा हम आपको लोगों की प्रॉपर्टी में से आधा सरकार जमा करेंगे। मतलब अभी जो भी इंसान अपनी प्रॉपर्टी अपने परिवार के लिए रखता है, अभी वो भी छीन लेंगे। तो ऐसे कांग्रेस को कौन वोट देगा? उनका खड्डा खुद ही खोद दिया उन्होंने। उनको तो ये जो पॉलिसी है, जो लोगों की प्रॉपर्टी को लेना और सरकार जमा करना, मोदी जी तो दे रहे हैं। आज महिलाओं के लिए कितनी योजना बनी, आज बुजुर्ग के लिए कितनी योजना बनी, आज जो आम आदमी रास्ते पे हॉकर्स है उसके लिए कितनी योजना बनाई, किसानों के लिए कितनी योजना बनाई। ये देने वाली सरकार है मोदी जी, और ये तो लेने की बात कर रहे हैं। तो लेने वाले को कैसे वोट देंगे लोग? छीनने वाले को कैसे वोट देंगे? मोदी जी को ही वोट देंगे और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। जब राष्ट्र की बात होती है तो 370 कलम इसका जिक्र होना लाजमी है। जो काम एक धड़ल्ले से काम शुरू कर दिया था इस सरकार ने, खास करके मोदी जी ने अपना आने के बाद, फिर वो बड़े करेजियस डिसीजन उन्होंने लिए, ऐतिहासिक निर्णय लिए। राम मंदिर का निर्णय हो, 370 का निर्णय हो, इस पर क्या कहेंगे? करोड़ों राम भक्तों का सपना क्या था? हमारे बाला साहब ठाकरे जी का भी सपना था कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, मैं राम मंदिर बनाऊंगा और 370 कलम हटाऊंगा। किसने किया? मोदी जी ने किया। और 500 साल रुकना पड़ा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा, और आज करोड़ों राम भक्तों का सपना, बाला साहब ठाकरे जी का सपना मोदी जी ने पूरा किया। दूसरी बात, 370 कलम, ये राहुल गांधी कहते थे 370 कलम हटाने के जाओगे तो खून की नदियाँ बहेंगी, बम फूटेंगे, ये फूटेंगे वो फूटेंगे। क्या हुआ? मोदी जी के नेतृत्व में हमारे कर्मठ गृह मंत्री, जो डैशिंग है, जो धड़ल्ले से निर्णय लेते हैं, उन्होंने ये मोदी जी के नेतृत्व में 370 धारा हटा दी। और जो हमारा कश्मीर जो है नंदनवन है, हमारे देश के साथ उसको जोड़ दिया। स्वर्ग है वो। हिम्मत थी उनकी, कांग्रेस की हिम्मत थी। पहले तो सीमा जो बॉर्डर पे हमारे सैनिकों की गर्दनें छाट करके पाकिस्तान लेके जाते थे। आज कोई हिम्मत करता है? 2014 के बाद एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। पहले तो मुंबई में बम ब्लास्ट हो गए, दिल्ली में हो गए, पुणे में हो गए। अभी कौन हिम्मत करता है? उनको मालूम है, पाकिस्तान को मालूम है, अभी ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। और सर्जिकल स्ट्राइक भी किया उन्होंने। इतनी हिम्मत पहले कोई प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई थी, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी धड़ल्ले से देश के प्रति, सुरक्षा के प्रति निर्णय लेते हैं। राम मंदिर का जब सेरेमनी हुआ था, उस टाइम पे हमने देखा कि इकबाल अंसारी जो पिटिशनर थे, जो चाहते थे कि वहाँ पर मस्जिद बनाई जाए, वो खुद वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पूरा विटनेस किया वो पूरा समारोह। यानी मुस्लिम समाज को भी उतने ही सम्मानपूर्वक न्योता दिया गया। वो आए, वही कांग्रेस को भी दिया गया था, वही राहुल गांधी परिवार को भी दिया गया था, लेकिन वो लोग नहीं आए। वो अंसारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि वो खुद ही पिटिशनर था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और मोदी जी ने राम मंदिर बनाया तो उसमें वो शामिल हो गया, उनको भी न्योता दिया। इसको तो कहते हैं बड़े मन वाला प्रधानमंत्री, उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने दिया न्योता और आ गए। ये कांग्रेस वाले तो न्योता देने के बाद में इतने बड़े कार्यक्रम में आए नहीं, क्योंकि ये राम मंदिर के खिलाफ वाले, राम मंदिर के बाजू में बात करने वाले, उनको गालियाँ देते, उनको आरोप करते, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। और इसलिए उनको जनता ये चुनाव में पूरी तरह घर में बिठाएगी।
मोदी जी का जो इंटरव्यू था हमारे नेटवर्क को दिया गया, उनका ये कहना था कि मुझे गाली दी जाती है विपक्ष के तरफ से ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिले। पब्लिसिटी अच्छी मिलती है उनको, और जितनी गालियाँ देते हैं, जितने आरोप लगाते हैं, उतनी जनता उनके साथ आ जाती है। 2014 में भी आपने देखा है, 2019 में तो इतनी गालियाँ दी तो उनको विपक्ष का नेता भी नहीं बनने को मिला। अभी 2024 को भी बहुत गालियाँ दे रहे, सब इकट्ठा हो गए। सिर्फ क्या है, कोई कहता है क्या हम देश का विकास करेंगे, हम देश को नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे, ये सिर्फ मोदी जी कहते हैं। और ये लोग क्या बोलते हैं, हम मोदी जी को हराएंगे, मोदी जी को हराएंगे। लेकिन एक मोदी सब पे भारी है, और जनता ये जितने मोदी जी को गाली देंगे उतनी जनता उनके मोदी जी के साथ रहेगी, और आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ कर देगी। अमित शाह जी ने हाल फिलहाल में जब अपनी बात रखी थी तब उन्होंने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे जी ने एकनाथ शिंदे जी को उस वक्त अगर मुख्यमंत्री बना दिया होता तो शिवसेना का ये हाल नहीं हुआ होता। आपको कितना विश्वास है कि ऐसा उद्धव ठाकरे कर सकते थे? देखिए, हमारी सरकार जो हमने बनाई, मुझे मुख्यमंत्री बनना था इसलिए नहीं बनाई है। जब हमारे बाबा साहब ठाकरे जी के विचार तोड़ मरोड़ दिए और पूरे महाराष्ट्र की जनता के साथ पूरा उनके पीठ में खंजर खोप दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए, उनको जो लालच था, उनको जो स्वार्थ था, वो जागरूक हुआ। तो जिनको लालच है वो दूसरे को कैसे बनाएंगे? मुझे मेरी बात छोड़ो, दूसरे किसी शिव सैनिक को तो बनाना था। वो जो तो बाबा वो तो साहब कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि शिवसैनिक मुख्यमंत्री बने। हाँ, वो तो यही लगातार कह रहे वो थे। सबसे बड़े तो वही शिव सैनिक है ना, तो वो बन गए। जो बाबा साहब ठाकरे का सपना, उनका ठाकरे जी का सपना, ये अभी पूरा हुआ जब एक शिव सैनिक मुख्यमंत्री बना। मोदी जी और अमित भाई ये सब ये सरकार बनाने में उनका योगदान रहा है। आपने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। जहाँ तक कि आपकी बात की जाए, जब आप शिवसेना में थे, जिस तरीके का काम आपने शिवसेना में किया, आपकी माताजी के देहांत के बाद भी आप पार्टी का काम कर रहे थे। हाल फिलहाल में जब श्रीकांत शिंदे जी ने अपनी कुछ पारिवारिक यादें उजागर की, तभी उन्होंने कहा कि उनको सोचना पड़ता है कि उन्होंने अपने पिता के साथ कितना समय व्यतीत किया है, उनको सोचना पड़ता है। तो ना परिवार को समय दे पाए, इतना पार्टी के लिए काम किया, और पार्टी ने आखिरकार आपके साथ क्या किया? ये सही बात है। पार्टी के लिए मैंने भी अपना पूरा जीवन दे दिया। परिवार की कोई भी चिंता नहीं करते हुए परिवार को समय देना तो दूर की बात, जब मेरी माताजी जब अस्पताल में थी तब मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया और मैं पालघर में चुनाव प्रचार में था। ये गावित कैंडिडेट थे। फ़ोन आया, मुझे बताया कि आप कहाँ हो, आप तुरंत आइए। मैंने कहा मैं अब पालघर की तरफ जा रहा हूँ, मैं 8 से 9 बजे तक आऊँगा। मुझे तभी पता था कि मेरी माताजी, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैंने जब ये चुनाव का प्रचार का कार्यक्रम लिया था, वहाँ जगह जगह पर लोग खड़े थे वहाँ, और मुझे वहाँ जाना था। तो ये सब परिवार की खुशी, परिवार का दुख बाजू में रखते हुए पार्टी और कर्तव्य को हमने प्राथमिकता दी। इसका फ़ायदा क्या हुआ? हमें क्या मिला? हम सिर्फ प्रेम के भूखे थे, बाकी कुछ नहीं। मुझे पहचाना नहीं। इतने साल होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे क्या है वो पहचानने में जिन्होंने भूल की, इसलिए सब हुआ। ऐसा हमेशा देखा जाता है कि पुत्र प्रेम, पुत्री प्रेम, लेकिन आपके बेटे तो पहले सांसद बने, फिर आप मुख्यमंत्री बने। तो आपके परिवार में थोड़ा सा उल्टा है ये, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पिता बनता है तब बेटा जाके सांसद। देखिए, कल्याण डोंबिवली में जब 2014 में चुनाव था, वहाँ एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट, एक युवा कैंडिडेट, ऐसे लोगों की इच्छा थी।
और श्रीकांत का तो ये फील्ड नहीं था, वो तो डॉक्टर बन गया था, वो MBBS हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया, लास्ट फाइनल ईयर तो उसने चुनाव MP बनने के बाद किया, तो उसको हमने खड़ा कर दिया और चुनाव जीत गया वो। 5 साल उसने अच्छा काम किया। अभी उसने खुद 10 साल काम किया, खुद की पहचान बनाई काम के बलबूते संसद पे। रत्न भी मिले। संसद रत्न मिला, उसका मुझे भी नाज है, मुझे गर्व है कि काम के माध्यम से कल्याण लोकसभा में उसने अपनी पहचान बनाई। आज लोग उससे काम के वजह से जानते हैं। मैं गया भी नहीं वहाँ प्रचार में, एक ही बार में गया। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी की विचार वाली शिवसेना में कोई भी जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो काम करेगा वही नेता बनेगा। हमारे यहाँ कोई पुत्र प्रेम या दूसरा कोई प्रेम नहीं। कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता मेरे को एक सरीके है। मैं भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। हमारी पार्टी में कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, हम सब कार्यकर्ता एक समान हैं। पहले में ऐसा समझते थे मालिक और नौकर। बाला साहब ठाकरे जी तो हमारे सहयोगी के सभी लोगों को मराठी में सवंगड़ी कहते हैं, साथी लोग। अभी ये तो क्या समझते नौकर हैं, हम मालिक हैं। ऐसी पार्टी नहीं बढ़ती। पार्टी में कार्यकर्ता को बल देना पड़ता है, ताकत देनी पड़ती है, उसके सुख दुख में शामिल होना पड़ता है, तब जाके पार्टी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ हमारे परिवार और हम इतना ही देखेंगे तो पार्टी कभी नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ सकती। यही पहले पार्टी में हुआ है। आप पर खोखों का आरोप लगाया जाता है। हाल फिलहाल में आपकी गाड़ी की भी चेकिंग हुई थी, क्या कहेंगे? मेरी गाड़ी में तो मेरे रोजाना की बैग रहती है। मैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री की गाड़ी को चेक किया तो गया। इसलिए तो मैं मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री हूँ कि मेरी भी गाड़ी चेक करने को मैं देता हूँ ना। ये भी हिम्मत चाहिए। मैं खुद को मुख्यमंत्री नहीं, कार्यकर्ता समझता हूँ। लेकिन जब आप हेलीपैड से उतरे थे, कुछ आपके साथ बैग्स थी, वो बैग को लेके कुछ हाँ, सवाल तो उठाए उनको गए और थे। कुछ है नहीं ना उनके पास दूसरा क्या है। जब बैग खोली तो मालूम पड़ा उसमें कपड़ा है। मेरे बैग में मैं हमेशा 2 दिन 3 दिन का कपड़ा रखता हूँ। मैं पूरे राज्य में घूमता हूँ, देश में जाता हूँ। अभी तो मैं कई जगह जाके आया हूँ, तो मेरे साथ में सब कुछ रहता है। और इसलिए जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये अभी पैसे गाड़ी में बैग में रखने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। ये इतनी नौबत तो मुझ पर आई नहीं है। जैसे लोग चाहते हैं, सोचते हैं, तो जब आदमी विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, आरोप किस बात पे लगाएंगे। मैं तो काम करने वाला हूँ, काम करना भी उनको गुनाह है, क्योंकि वो काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने घर में बैठते हैं। घर में बैठ के थोड़ी सरकार चलती है। जब लोकसभा की सीट शेयरिंग का मसला सामने आया था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद शुरुआत में जो नंबर आ रहे थे सिंगल डिजिट में आपकी पार्टी को मिलेंगे। बाद में ऐसा सुनने मिला कि शायद 10-12 तक मिले, लेकिन 15 तक आप लेकर आए। तो ये जो आपने बाजी मारी है, इसको बाजीगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ हमारे जो महायुति है, ये लोग समझदार लोग हैं। मोदी जी, अमित भाई, हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी बीजेपी, ये सब लोग जो है ये समझते हैं कि कौन से सीट पर किसने लड़ना चाहिए, हमारा फोकस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और महाराष्ट्र से ज़्यादा सीटें जीतना, ये हमारा फोकस है। किसको कितने मिले, किसको कितनी लड़ी, कितनी, उसमें हमारा कोई भी संघर्ष नहीं है। और जो भी हुआ है एक दूसरे के समन्वय से हुआ है, कंसेंट से हुआ है, और कोई हमारे में वाद विवाद नहीं। आपने साउथ मुंबई ले लिया, आपने नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम कॉन्स्टिट्यूएंसी ले ली, ठाणे भी आपने आपके पास बरकरार रखा और कल्याण भी रखा। वो हमारे पास ही था ना, वो हमारे पास ही था। शिवसेना के कैंडिडेट वहाँ से जीते थे, और निश्चित रूप से पता है कि जहाँ पर कैंडिडेट किसको लड़ाना है, कौन जीत सकता है। और हमारी युति महायुति है,
तो ये ठाणे लोकसभा, ये इन महायुति का 15 में से कितनी आएंगे ऐसा आपका 15 में से 15 आएगी। 100% स्ट्राइक रेट रहेगा? 100%। देखो अब 4 तारीख। आखिरी एक दो सवाल रीजनल सवाल पूछ रही हूँ, स्टेट के सवाल। हमने देखा ड्राउट के मामले में हाल फिलहाल में आपने काफ़ी मीटिंग्स ली हैं। फिलहाल क्या स्थिति है और आपको लगता है कि महाराष्ट्र जल्द से जल्द ड्राउट सिचुएशन से बाहर आ सकता है? उसके लिए क्या मैं प्रयास? परसों गया था संभाजी नगर में, मराठवाड़ा रीजन की मीटिंग ली। जहाँ भी पानी की आवश्यकता है, टैंकर की आवश्यकता है, जानवरों को पीने के पानी की आवश्यकता है, चारा जिनको चाहिए, वो सब जो है वहाँ पर उसका कोई भी शॉर्टेज ना हो, ऐसी सख्त सूचना मैंने दी हुई है। और पूरे राज्य भर में हमारे सब कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, उनको कहा है कहीं पर भी कोई भी मांग करे किसान तो तुरंत फौरन उनको मदद मिलनी चाहिए, उनको कोई भी कमी ना। पुणे एक्सीडेंट को लेकर राजनीति भी बढ़ती नजर आ रही है। इस मामले को किस तरीके से देखते हैं आप और कितने कठोर कदम सरकार की तरफ से उठाए? देखिए, मैंने पहले जब मैंने सुना ऐसी बात हुई है, मैंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं। जो है पूरी कठोर कार्रवाई की जाए, जितने भी उसमें दोषी है सब लोगों को जेल में डाल दो और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मैंने सख्त सूचना पुलिस कमिश्नर से कमिश्नर को दी थी और आज कार्रवाई शुरू है। बिल्कुल इसमें जो जो 2 बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है, एक लड़की एक लड़का है, वो भी किसी के बेटा बेटी है ना। तो कोई पैसे वाला है या अमीर है और गरीब है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। जो भी हो, अमीर हो गरीब हो, कानून के सामने सब समान। इसमें सख्ती से ये पूरा मामला निपटाने का निर्णय हमारे सरकार ने लिया हुआ है। दोषियों को कड़क से कड़क कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये आप गारंटी देते हैं? गारंटी है, हमारी सरकार की गारंटी है। और मैंने कह दिया है कि बिल्कुल इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डोंबिवली फायर का एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ सालों में लगातार डोंबिवली में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। वो पूरा जो इलाका है वहाँ पर किसी को शिफ्ट किया जाए या किस तरीके के, ताकि ऐसे जब स्पोर्ट हो तो कम से कम लोग उसमें अफेक्ट हो। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं खुद गया था वहाँ पर और मैंने निर्णय लिया है, सरकार ने हमारे निर्णय लिया है। हाईली हजार्डस जो है और जो रेड कैटेगरी में जितनी इंडस्ट्री है उसे तुरंत सेफ जगह पर शिफ्ट करना। जो पब्लिक एरिया से बाहर या फिर उन्होंने अपना जो चेंज ऑफ यूज़ करना, इंजीनियरिंग करो, टेक्सटाइल करो, आईटी करो, गवर्नमेंट आपको मदद करेगी, आपको इंसेंटिव देगी, जो भी चाहिए देगी। लेकिन अभी हाईली हजार्डस कंपनियां जितनी हैं वो शिफ्ट हम करेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी में ब्लास्ट हुआ है ये रिएक्टर का ब्लास्ट है और ऐसे दोबारा ना हो, इसलिए सरकार ने पूरी तरह निर्णय ले चुके हैं सरकार ने। और मेरा आह्वान है, इंडस्ट्री जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री भी हमें चाहिए, इंडस्ट्री है तो रोज़गार मिलता है लोगों को, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों की जान ले सकती है, इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। उनको इंडस्ट्री जो जिनकी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उनके जो प्रमुख लोग हैं, उनको सरकार से क्या चाहिए, सरकार से सब कुछ मदद सहयोग उनको दिया जाएगा। लेकिन हाईली हजार्डस केमिकल कंपनियां को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। आखिरी सवाल हर कोई पूछना चाहता है, 7वें चरण की ओर हम जा रहे हैं, 400 पार इस बार होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। अभी तो लोग ही बोलने लगे, विपक्ष वाले भी लोग बोलने लग गए 400 पार हो गए, 400 पार हो गए। अभी तो जितनी मेजोरिटी हो गई है, अमित शाह साहब ने तो बोल दिया 310 पार कर दिया अपनी। अभी तो जितने बचे हैं तो उत्तर प्रदेश है, बाकी तो जो गढ़ है उसमें है, तो 100% 400 पार हो जाएंगे। और ये विपक्ष वाले जो गालियाँ देते हैं उनको रास्ता, घर का रास्ता दिखा देंगे पब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और आपके व्यस्त शेड्यूल में से आपने जो वक्त निकाला हमारे लिए, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।